एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है वह STET से संबंधित है। मैं हूं सुनील सिंह और आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9th के तीसरा चैप्टर इतिहास के बारे में है, जो कि विषय तो जान ही चुके हैं कि इतिहास है और लेसन का नाम है फ्रांस की क्रांति। जी हाँ, अगर आपका विषय STET के लिए इतिहास है तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि यह वीडियो देखिए बिहार टेक्स्ट बुक जो होता है सरकारी किताब उसके माध्यम से बनाया गया है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं अति महत्वपूर्ण हैं और कई परीक्षाओं में ये प्रश्न आ चुके हैं। तो सीधे हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पुनः एक बार रिपीट कर देते हैं कि यह जो क्वेश्चन है STET के लिए खासकर बनाया गया है। अगर आपका विषय हिस्ट्री है तब यह क्वेश्चन जो हिस्ट्री के क्लास 9th के तीसरा पाठ जिसका नाम है फ्रांस की क्रांति उसी से लिया गया है। तो इसमें 3 तरह के क्वेश्चन हम बता चुके हैं, जैसा कि आप जानते हैं। एक है शब्दावली और दूसरा है महत्वपूर्ण तिथियाँ और तीसरा है अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं आपको शब्दावली के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। निश्चित रूप से परीक्षा में ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपको बताते चलें कि इसके पहले हम जो है 2 और लेसन पढ़ा चुके हैं, जिसका पहला पाठ का नाम है भौगोलिक खोजें और दूसरा पाठ का नाम है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। अब यह तीसरा पाठ है फ्रांस की क्रांति। इसके बाद ही अगला पाठ भी मैं आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन सीधे चलते हैं। फ्रांस की क्रांति में क्या क्या शब्दावली है। पहला है यातना शिविर। ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है यातना शिविर। क्या होता है भाई यातना शिविर? तो ऐसे स्थान जहाँ विरोधी लोगों को कैद करके उन पर अत्याचार किए जाते हैं, उसी स्थान को क्या कहा जाता है? यातना शिविर। आपको पुनः रिपीट करके बता देना चाहते हैं कि क्वेश्चन कम से कम 3 बार अवश्य सुनिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो पहला है यातना शिविर, ऐसे स्थान जहां विरोधी लोगों को कैद करके उन पर अत्याचार किए जाते हैं। दूसरा शब्दावली है बंधुता। बंधुता का फ्रांस की क्रांति से क्या संबंध है भाई? तो भाईचारे की भावना जो फ्रांस की क्रांति द्वारा उत्पन्न हुई उसे हम बंधुता कहते हैं। तीसरा है पादरी वर्ग। पादरी वर्ग से क्या तात्पर्य है? तो वे लोग जो चर्च में धार्मिक कार्यों को अंजाम देते हैं उसे हम पादरी कहते हैं। जैसे भारत में मंदिर में जो पंडित होते हैं उसी तरह जो है वहाँ पादरी वर्ग होते हैं ईसाई के लिए, वही है पादरी वर्ग। जो लोग चर्च में धार्मिक कार्यों को अंजाम देते हैं उन्हें हम पादरी वर्ग कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पादरी किसे कहते हैं, कौन वर्ग है, पादरी का क्या कार्य है? तो ये लोग क्या है? धार्मिक कार्य को अंजाम देते हैं। अगला है टाइड। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइद। टाइड क्या है भाई? फ्रांस की क्रांति में टाइद क्या है? तो उपज का 10वां भाग जो धर्म द्वारा कर के रूप में प्राप्त किया जाता है वही क्या है? टाइद है। ध्यान दीजिएगा, उपज का 10वां भाग जो धर्म के कर के रूप में प्राप्त किया जाता है वह टाइद। और उसके बाद है टाइल। ध्यान दीजिएगा, देखिए लिखा हुआ टाइल। वह कर जो फ्रांस के लोगों को शासन को देना होता है वह क्या है? टाइल है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। टाई तो बराबर है, लेकिन ऊपर वाला द है और नीचे वाला क्या है? ल है। तो टाइद वह है कि उपज का 10वां भाग जो धर्म द्वारा कर के रूप में प्राप्त किया जाता है। और अगला है टाइल, वह कर जो फ्रांस के लोगों को शासक को देना होता था। तो ये दोनों में अंतर है। परीक्षा में ये शब्द को ध्यान देना होगा। पूछ सकता है कि फ्रांस की क्रांति में टाइल से क्या तात्पर्य है। तो ध्यान दीजिएगा, टाइल मतलब कि फ्रांस के लोगों को शासक को देना होता था, और टाइद मतलब कि उपज के 10वां भाग जो धर्म के द्वारा कर के रूप में प्राप्त किया जाता था। अगला शब्द क्या है? लिबरे। फ्रांस की क्रांति में लिबरे क्या है? तो 1794 ईस्वी तक फ्रांस में प्रचलित मुद्रा को क्या कहते हैं? लिबरे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिबरे क्या है भाई? तो 1794 ईस्वी तक फ्रांस में प्रचलित मुद्रा को लिबरे कहा जाता है। अगला शब्द है अज्ञात। अज्ञात क्या है? तो अज्ञात एक ऐसा रचना जिसकी रचनाकार का कोई पता न हो। बहुत सारे आप देखते होंगे कि बहुत सारी कविताएं हैं जो हम लोग जानते हैं, लेकिन पता नहीं कि कौन उसको लिखा है, कौन उस लोग को लिखा है। तो ऐसे जो चीज़ें हैं जिनकी लेखक की जानकारी नहीं है तो उससे हम जो है
अज्ञात कहते हैं। अगला शब्द है मेनर। मेनर क्या है भाई? एक सामंत की जागीर। जी हाँ, मेनर शब्द जो है फ्रांस की क्रांति से क्या तात्पर्य है? तो एक सामंत की जागीर को मेनर कहा जाता था। अगला है ग्रामीण किला। ग्रामीण किला क्या है जो फ्रांस की क्रांति से संबंधित है? देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ग्रामीण किला एक राजा या शासक वर्ग के किसी सदस्य का ग्रामीण क्षेत्रों में दुर्गाकार भवन को ग्रामीण किला कहा जाता था। पुनः एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है कि ग्रामीण किला एक राजा या शासक वर्ग के किसी सदस्य का ग्रामीण क्षेत्र में दुर्गाकार भवन क्या है? ग्रामीण किला है। तो पुनः रिपीट करते हैं कि यह क्वेश्चन 3 बार अवश्य सुनिएगा, तभी आप अच्छे से तैयारी हो पाएगा, न तो परीक्षा में भूल भी सकते हैं। अगला है कॉन्वेंट। देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कॉन्वेंट क्या है भाई? तो धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत को कॉन्वेंट कहा जाता है। जैसे हम लोग जो है देखिएगा मंदिर है, तो उसी तरह उसी से मिलता जुलता है कॉन्वेंट। धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत। रिपीट करते हैं, धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत को कॉन्वेंट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निग्रो या हबशी फ्रांस की क्रांति से किस प्रकार संबंधित हैं? तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि निग्रो क्या है या हबशी क्या है, या निग्रो या हबशी क्या है? तो अफ्रीका के मूल निवासियों के लिए प्रयुक्त होने वाला अपमानजनक शब्द को निग्रो कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, निग्रो क्या है भाई? तो निग्रो या हबशी अफ्रीका के मूल निवासियों के लिए प्रयुक्त होने वाला अपमानजनक शब्द क्या है? निग्रो या हबशी है। और अंतिम शब्द है मुक्ति। मुक्ति क्या है? तो एक दास की दासता से स्वतंत्रता क्या है? मुक्ति होती है। मतलब कि कोई गुलाम बना कर रखा है और उसको गुलामी से स्वतंत्र कर दिया, वह क्या है? मुक्त हो गया। देश, जैसे हमारा देश जो है 1947 में मुक्त हो गया, दासता से मुक्त हो गया। तो इस प्रकार देखिए यहाँ जो शब्द है बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह STET की परीक्षा में आ सकता है। एक बार रिपीट भी कर देते हैं, आपका समय कम लगे इसलिए हम तेज़ भी बोल रहे हैं, फास्ट भी बोल रहे हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि थोड़ा स्लो सुने, तो अपने YouTube में ऐसी व्यवस्था होती है कि स्पीड को स्लो कर सकते हैं। लेकिन एक बार रिपीट कर देते हैं कि कौन कौन शब्द है, जिससे कि आपको समझने में, याद करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं आए। तो यातना शिविर ऐसे स्थान जहाँ विरोधी लोगों को कैद करके उन पर अत्याचार किए जाते हैं। बंधुता क्या है? तो भाईचारे की भावना जो फ्रांस की क्रांति द्वारा उत्पन्न हुई। पादरी वर्ग क्या है? वे लोग जो चर्च में धार्मिक कार्यों को अंजाम देते हैं। टाइद क्या है? तो उपज के 10वां भाग जो धर्म कर के रूप में प्राप्त किया जाता है। टाइल वह कर जो फ्रांस के लोगों को शासक को देना होता था। लिब्रे 1794 ईस्वी तक फ्रांस में प्रचलित मुद्रा। अज्ञात एक ऐसा रचना जिसके रचनाकार का कोई पता न हो। मेनर एक सामंत की जागीर को मेनर कहा जाता था। ग्रामीण किला एक राजा या शासक वर्ग के किसी सदस्य का ग्रामीण क्षेत्र में दुर्गाकार भवन ग्रामीण किला कहलाता है। कॉन्वेंट धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत को कॉन्वेंट कहा जाता है। निग्रो या हबशी अफ्रीका के मूल निवासियों के लिए प्रयुक्त होने वाला अपमानजनक शब्द क्या है? निग्रो या हबशी है। और अगला है मुक्ति एक दास की दासता से स्वतंत्रता क्या है? मुक्ति है। अब चलते हैं महत्वपूर्ण तिथियाँ। फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण तिथियाँ कौन कौन सी हैं जो STET के परीक्षा में पूछे जा सकते हैं? या फिर एक बात और कह सकते हैं कि यह 9th में अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है उसके लिए भी उपयोगी है, या अन्य कंपटीशन के लिए भी उपयोगी हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये वीडियो खासकर उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो STET का तैयारी कर रहे हैं और जिनका विषय हिस्ट्री है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 1774 ईस्वी में क्या है भाई? तो लुई 16वां फ्रांस का राजा बनता है। सरकारी खजाना खाली हो चुका है और प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराता जा रहा है। वही है 1774। आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1789 में क्या हुई है? तो स्टेटस देख लीजिएगा ध्यान से। अगला है 1789 स्टेट्स जनरल का आह्वान। तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन करता है। वास्तिन पर हमला, देहात में किसानों का विद्रोह। आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1791 में कौन सी घटना घटी है? तो सम्राट, ध्यान दीजिए, 1791 फ्रांस की क्रांति में किस प्रकार संबंधित हैं?
तो सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्राप्त करने के लिए संविधान बनाया जाता है। पुनः सुन लीजिए, 1791 में क्या हुआ, तो सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है। अगला है 1792 से 93 ईस्वी में क्या हुआ, तो फ्रांस गणराज्य बनता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रांस गणराज्य कब बना, तो 1792-93 ईस्वी में। सुनते हैं, 1792-93 ईस्वी में फ्रांस गणराज्य बनता है। सिर काट कर राजा को मार दिया जाता है। जैकोबिन गणराज्य का पतन, फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन। अगला चलते हैं, इसमें क्या हुआ, तो 1804 ईस्वी में क्या हुआ, तो अगला है नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है। कब, 1804 ईस्वी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना, तो 1804 ईस्वी में। अगला है कि 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट कौन बना, तो नेपोलियन। फिर पूछ सकता है कि नेपोलियन 1804 ईस्वी में कहाँ का सम्राट बना, तो फ्रांस का। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सोच समझ कर इसको बनाया गया है। और इसको थोड़ा सा और रिपीट कर देते हैं कि 1804 किस लिए फेमस है, तो नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है, यूरोप के विशाल क्षेत्रों पर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। और अंतिम है इसमें ईस्वी सन वाला कि 1815 ईस्वी में किस लिए फेमस है भाई, फ्रांस की क्रांति में, तो 1815 ईस्वी वाटरलू में नेपोलियन की हार हुई। तो यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है और यूरोप के विशाल साम्राज्य को कब्जा कर लेता है, और ये 1815 ईस्वी में वाटरलू में नेपोलियन की हार हो जाती है। तो एक बात और बताते चलें कि इसी टॉपिक पर एक और हम अपना विशेष और नोट्स बनाकर हम आपको सामने उपलब्ध कराएंगे, जिसमें क्वेश्चन की संख्या जो है ज़्यादा रहेगी। इसमें खाली ओनली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है कि कम से कम समय में आपका रिपीटेशन हो सके। अगला देखिए वस्तुनिष्ठ है, ऊपर जब पढ़ चुके हैं तो निश्चित रूप से इस प्रश्नों का आप जवाब दे सकते हैं। पहला है फ्रांस की राज्य क्रांति किस ईस्वी में हुई, फ्रांस की राज्य क्रांति किस ईस्वी में हुई, तो ए है 1776 ईस्वी, बी है 1789 ईस्वी, सी है 1777 ईस्वी और डी है 1832 ईस्वी। और इसका सही जवाब है जो कि आप जानते हैं कि इसका जवाब है पहला का बी यानी कि 1789 ईस्वी, यानी कि फ्रांस की राज्य क्रांति किस ईस्वी में हुई, तो 1789 ईस्वी आप ऊपर ही पढ़ चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन है बैस्टिल का पतन कब हुआ, बैस्टिल का पतन कब हुआ, 5 मई 1789, 20 जून 1789, 14 जुलाई 1789 और 27 अगस्त 1789। मुझे आशा है, देखिए समय कम दे रहे हैं क्योंकि समय कम है, परीक्षा बहुत नज़दीक है, इतना कम समय में इतना विषय को हल करना आसान नहीं है, इस समय हम कम दे रहे हैं। आप रिपीट कर देते हैं, बैस्टिल का पतन कब हुआ, तो बैस्टिल का पतन हुआ, सी इसका जवाब है 14 जुलाई 1789 ईस्वी में। अगला है प्रथम स्टेट, ध्यान दीजिएगा, प्रथम स्टेट में कौन आते थे, फ्रांस में प्रथम स्टेट में कौन, मतलब प्रथम श्रेणी में कौन आते थे। आपको बताते चलें कि फ्रांस में 3 स्टेट, मतलब कि 3 भाग में वहाँ के लोग डिवाइड किए थे। फर्स्ट में थे कौन, वही बताना है। तो पहला है सर्वसाधारण, बी है किसान, तीसरा है पादरी और चौथा डी है राजा। तो पहले स्टेट में आते थे पादरी वर्ग के लोग, मतलब कि जो मंदिरों में कार्य करते थे, जो ईसाई थे और वहाँ के गिरजाघरों में कार्य करते थे। द्वितीय स्टेट में कौन आते थे भाई, पादरी, राजा, कुलीन और मध्य वर्ग। तो पादरी तो पहले में आते हैं, तो दूसरे में यहाँ आते हैं, इसका जवाब होगा सी कुलीन। कुलीन वर्ग जो है द्वितीय स्टेट में आते हैं, तो 4 का हमारा हो गया सी कुलीन। और 5वां हुआ कि तृतीय स्टेट में कौन से आते हैं, दार्शनिक, कुलीन, पादरी और न्यायाधीश। तो फ्रांस में जो 3 भागों में विभाजित था, तो फर्स्ट में तो हो गया पादरी, दूसरा भाग में दूसरे क्षेत्र में हो गया कुलीन और तीसरा में कौन है भाई, तो वहाँ के दार्शनिक लोग जो है तीसरे स्टेट के अंतर्गत आते थे। जैसे मान लीजिए कि भारत में कास्ट को लेकर यहाँ विभाजित किया गया था समाज को, तो वहाँ जो है स्टेट के रूप में वहाँ विभाजित किया था। फर्स्ट में कौन कौन लोग थे भाई, तो पादरी लोग थे, दूसरा में कुलीन लोग थे और तीसरा में दार्शनिक और इत्यादि थे। वोल्टियर क्या है,
ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि वेल्टियर जो है क्या है। तो वेल्टियर क्या है भाई? वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, लेखक थे, शिल्पकार थे। तो वेल्टियर क्या थे भाई? तो यह लेखक थे, मतलब लिखने काम करते थे। अगला है 7वां में, रूस किस सिद्धांत का समर्थक था? रूसो होगा, सबसे गलती होगी। रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? समाजवाद, जनता की इच्छा, शक्ति पृथक्करण और निरंकुश था। तो 7 का जो सही जवाब है वह है बी, शक्ति पृथक्करण का समर्थक था। अगला है, मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? सामाजिक संविदा, विधि की आत्मा, दास कैपिटल और बृहद ज्ञान कोश। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 8 नंबर कि मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी। तो इसका सही जवाब है बी, विधि की आत्मा। आप इसको बहुत बार याद कीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम पूछेगा कि विधि की आत्मा का लेखक, विधि की आत्मा का लेखक कौन थे? तो मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। या मॉन्टेस्क्यू में कौन सी पुस्तक लिखी? तो विधि की आत्मा, सही जवाब बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन 9 नंबर है कि फ्रांस की राज्य क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो नेपोलियन था कि लुईस 14वां था कि लुईस 16वां था और मिराबियो था। आपको यहाँ बता देते हैं कि ये सब लुईस 14वें और 16वें में लोग सब घबरा जाते हैं परीक्षा में दबाव के कारण। तो यहाँ बता देते हैं कि अंतिम जब कह रहा है, क्योंकि क्रांति के बाद तो सब समाप्त हो गया, नई व्यवस्था आ गई। तो यहाँ लुईस 16वां इसका सही जवाब है कि फ्रांस की राज्य क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो लुईस 16वां। ध्यान दीजिएगा, लुईस 14वां 13वां ये सब नहीं, लुईस 16वां जो है फ्रांस की राज्य क्रांति के समय वहाँ का राजा था। और अगला है, इसमें लास्ट है, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 4 जुलाई, 14 जुलाई, 27 अगस्त और 31 जुलाई। तो 14 जुलाई जो है फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसी के साथ जो है ये हमारा वीडियो जब फ्रांस की क्रांति से समाप्त हो रहा है। इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं, या अन्य प्रकार के STET संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 70 33 74 60 30। ध्यान दीजिए, 70 33 74 60 30, उस पर कमेंट करके आप STET संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम आपको अगला पाठ बताएंगे जिसका नाम है विश्व युद्धों के इतिहास। इसी तरह हम सिलसिलेवार ढंग से पूरे 9th का, फिर 10th का, फिर सिविक्स का पूरी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दें। पुनः रिपीट करते हैं कि अगर आप जो है अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया पे सब्सक्राइब करके परमानेंटली इससे जुट जाएँ। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम बंद कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।